नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाई की कहानी और माघव की अनंत श्रेणियां। देखिए पाई पाई से आप वाकिफ होंगे। पाई आपको पता होगा, जैसे कि हम सर्कल का सॉरी वृत्त का जो है हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये वो पाई के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पाई एक अन्य प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। ये आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि उसका जब हम 22/7 इसका मान लेते हैं हम, तो जब 22/7 को हम सॉल्व करते हैं तो सरल करते हैं तो आप उसका जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो अनंत आती हैं, ठीक है। उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो वृत्त की परिधि जो क्या होता है, वृत्त की परिधि और व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि होती है जो मैंने बनाई है, बाहर का जो हिस्सा होता है, ठीक है। और व्यास क्या होता है, इसका केंद्र है, केंद्र से जाने वाली एक लाइन जो कि एक परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को काटती है और किससे जाती है, केंद्र से जाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं व्यास। तो ये परिधि और ये व्यास का जो अनुपात होता है, ठीक है, उसको हम यदि भिन्नों के रूप में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं पाई। देखिए शताब्दियों से गणितज्ञ पाई के लिए भिन्नात्मक सन्निकट मान का मतलब होता है बिल्कुल करीब, ठीक है। जैसे हम की 0.999 को 9 किसके करीब है, किसके सन्निकट है, एक के सन्निकट है, ठीक है। आया आपको समझ में, ठीक है, एक के सन्निकट है। फिर भी यदि कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको उसका शॉर्ट वीडियो में उसका आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो सन्निकट मान आपको समझ में आया कि जैसे 0. देखिए यहाँ बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि क्या होता है, 0.99 होता है, 0.999 ये किसके किसके करीब है, करीब ये सन्निकट मान है एक के, ठीक है। किसके किसके सन्निकट है, एक के सन्निकट है, ठीक है। लगभग एक है, सन्निकट का मतलब लगभग होता है, ठीक है ना। सन्निकट मान को अपेक्षाकृत बेहतर करने हेतु प्रयासरत रहे, ठीक है। आर्यभट्ट ने संवत 499 ने पाई का अति सटीक सन्निकट मान ये दिया था उसने, ठीक है। ये भिन्नों के रूप में दिया था और ये दिया था उसने, ठीक है। परंतु उन्होंने बताया था कि यह केवल आसन्न मतलब सन्निकट मान है और इंगित किया था कि पाई के लिए पूर्णतः सटीक भिन्न संभवतः ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक है। देखिए भिन्न इसकी संभवतः ज्ञात नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि ये एक सन्निकट मान है, ठीक है। लगभग सन्निकट मान मतलब लगभग मान है, ठीक है ना। लेकिन इसका सटीक मान इसका कोई भी नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में आपका सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। बाकी एक तो ये आपका दिया हुआ है जो कि सिर्फ हम पढ़ने की हम औपचारिकता पूरी करेंगे, ठीक है। यद्यपि पाई अपरिमेय है, लैबर्ट ने 1761 ईस्वी में इसे औपचारिक रूप से सिद्ध कर दिया था कि किसी भिन्न द्वारा पाई को कभी भी पूर्णतः सटीक रूप से व्यक्त अथवा सूत्रित नहीं किया जा सकता। पाई के लिए सटीक सूत्र 14वीं शताब्दी में संगम ग्राम के माघव ने दिया था, जिन्होंने केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की थी। माघव ने यह अनुभव किया कि एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए आप एक ही भिन्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको अवश्य रूप से अनंत श्रेणियों के योग का उपयोग करना होगा, ठीक है। उन्होंने गहन अनंत श्रेणी की खोज की थी। तो देखिए इस तरीके की उन्होंने एक खोज की थी जिसको कि क्या बोलते हैं, अनंत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, अनंत श्रेणी बोलते हैं। ये आप क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हम जानते हैं कि इसका अर्थ 2100 या 1 लाख पदों का योग करने का क्या अर्थ होता है। अब देखिए 1 लाख पदों का योग आप कैसे करेंगे, ये अभी आपको इस क्लास में समझ में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट क्लास का आपको समझ में आएगा। अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ यह है कि अनंत अनुक्रम के पहले पद से प्रारंभ करते हुए जैसे जैसे हम अधिक से अधिक पद जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पाई के मान के निकट और निकट पहुंचते जाएंगे,
आप उच्चतर कक्षाओं में अनंत श्रेणियों के संबंध में भी इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अनंत श्रेणियां, ये जो पाई का मान है, जो अनंत भिन्नों को जोड़ करके उसका सन्निकट मान निकाला जाता है, जो कि हम क्या जो कि क्या कहलाती है, अनंत श्रेणियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अब अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रकार संख्या रेखा पर न केवल परिमेय संख्या विद्यमान है परंतु अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है। देखिए, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं को भी हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि कैसे कुछ अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, ठीक है, ये आपने देखा था। और अब हम शेष अपरिमेय संख्याओं को सरलता से संख्या रेखा पर स्थित मान लेंगे। तो ये देखिए, आपको दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं को भी हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, दशमलव और चक्रीय प्रतिरूप, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, अब देखिए एक नई संख्या आपके सामने आ गई है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जब हम परिमेय संख्याओं को के गहन जाल से अपरिमेय संख्याओं की अपूर्णीय रिक्तता से मिलते हैं, तब हम वास्तविक संख्याओं की अखंड असतत रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपको पता है संख्या रेखा, जितनी भी आपने संख्याएं पढ़ी हैं, यदि आप उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक साथ इकट्ठी हुई संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो एक संख्या रेखा जो होती है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा का अखंड सतत रेखा, ठीक है। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से अलग करने की सरलतम विधि उसके दशमलव प्रसार को देखना है। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम अलग कर सकते हैं कि कोई दी हुई संख्या परिमेय है कि वो अपरिमेय है, तो उसका हम कैसे निकालते हैं, दशमलव प्रसार को देख करके हम उनको क्या करते हैं, उसमें अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है, अंतर निकाल सकते हैं। अब इन अंतरों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस तरीके से दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, दशमलव के बाद के जो डिजिट्स आते हैं, जो संख्याएं आती है, उनके आधार पर हम निकालेंगे कि कोई भी संख्या क्या है, कोई भी दी हुई संख्या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और इसको फिर हम कॉपी पे भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका परिमेय दशमलव, सात और आवर्ती। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा वर्ड अजीब सा लगेगा, ये सात और आवर्ती। सात का मतलब होता है शांत, कि पॉइंट की दशमलव के बाद जो भी डिजिट आते हैं वो एक टाइम के बाद क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ये खत्म हो गया है तो उसको हम बोलते हैं सात दशमलव, ठीक है। एक होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब होता है जैसे 0, 3, 3, 3, इस तरीके से क्या वो चलता रहता है, तो वो आवर्ती मतलब रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती। अब आप देखिए, पढ़िए जरा इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, यदि आप एक परिमेय संख्या के अंश को उसके हर से विभाजित करते हैं तो विभाजन की दो स्थितियों में से कोई एक घटित होगी, ठीक है। जब भी हम क्या नाम से भाग करते हैं, विभाजित करते हैं, तो क्या होती है, दो स्थितियां होती हैं पॉइंट के बाद की, ठीक है, दशमलव के बाद की। तो ये क्या है, पहला है कि यह समाप्त हो जाता है, ठीक है। अंततः विभाजन के शेषफल के रूप में 0 आता है। 0 होता है, विभाजन परिमित दशमलव के स्थानों तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है वो, ठीक है। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 दे रखा है आपको। देखिए, 3 में मैं 8 का भाग लगाती हूँ तो ये आता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 5 के बाद क्या है, दशमलव क्या है, खत्म हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सात। सात मतलब आप ये भी समझ रहे अपने लैंग्वेज में कि शांत हो जाता है, मतलब वहीं रुक जाता है वो, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि किन परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन परिमित दशमलव स्थानों तक समाप्त या सात हो जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या, ये एक तरीके से परिमेय संख्या है जिनका क्या दशमलव के बाद क्या होता है, जो संख्या है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक होता है जब भी आप भाग करते हैं तो वह क्या आवर्ती हो जाता है। आवर्ती का मतलब है, देखिए इस तरीके से, ये आपको दिया हुआ है,
आवर्ती देखिए 45 क्या होता है, रिपीट हो रहा है, वो आवर्तित हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ के देखते हैं पहले एक बार। विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल के रूप में कभी जीरो की प्राप्ति नहीं होती, शेषफल कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, हो पाती है, किंतु अंकों का अनुक्रम में अंततः पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होते रहते हैं वो, ठीक है। जैसे इसमें है, जैसे 5 में 11 का भाग यदि हम लगाएं तो ये आंसर आता है, आंसर आएगा। और ये देखिए लास्ट में इसमें 3 बिंदी लग रही है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलती रहेंगी, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए मैं आपको बड़ा करके बता देती हूँ। ये इसको हम बार के रूप में लिखते हैं। देखिए ऊपर एक लाइन, इस 45 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसको हम बार बोलते हैं। और बार का मतलब होता है कि ये क्या है कि रिपीट होता रहता है, 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का तरीका है। तो ये 2 तरीके के भाग होते हैं। और ये क्या भाग होते हैं, जिसमें एक में तो शांत हो जाता है, सात जिसको बोलते हैं, और एक में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, आवर्ती होती रहती है, ठीक है। अब देखिए एक सोचिए और विचार कीजिए। देखिए 10/3 और 11/3 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति के विषय में आप क्या अवलोकन करते हैं। देखिए आप इसमें भाग देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे 10 में, जैसे कि 10 में मैं 3 का भाग लगाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे, ठीक है। तो फिर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। फिर 1 आएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर ये 3 बार जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका आंसर कभी आएगा नहीं, सॉरी रिमाइंडर, शेषफल जो है 0 नहीं आएगा कभी, यहाँ कभी 0 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और इसका ये आंसर, इसका भागफल जो है ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 3.3 बार, बार यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, बार लगा देते हैं। इसका मतलब 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती है, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, आवर्ती है। अब देखिए इसी तरीके से ये इसको लेते हैं हम, 11 में हमें भाग देना है 12 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 12 11 से ज्यादा है, तो एक 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार, 16 और 96, ठीक है। माइनस करेंगे इसको हम, तो माइनस करेंगे हम तो ये जाएगा 4, फिर लगेगा 0, ठीक है। तो ये जाएगा 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36, वापस 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 12 तिया 36। तो ये इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 0.3, सॉरी 0.8, एक मिनट, ये आएगा 0.8333, क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.8 और 3 पर आएगा बार, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी क्या होगा, इसका जो प्रसार होता है वो क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है इसमें। नेक्स्ट देखिए आप, कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आवर्ती क्यों होता है। दीर्घ विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए 1/7 की गणना की कल्पना कीजिए। आप 7 से विभाजन कर रहे हैं, प्रत्येक चरण में संभावित शेषफल क्या आएगा। वे केवल 1 2 3 4 5 या 6 या 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि शेषफल की संभावनाएं सीमित होती है। अतः शेषफल दूसरी बार अवश्य प्राप्त होगा। यदि शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो संपूर्ण विभाजन प्रक्रिया अनंत पुनरावृत्ति होती चली जाती है, जिसे आवर्ती दशमलव की रचना होती है। जैसा हमने पिछले ये सोचे विचार के में जैसे हमने इसका भाग दिया था, तो वो यही कह रहा है कि अगर यदि शेषफल क्या है, रिपीट होता चला जाता है, यदि शेषफल जो रिपीट होता चला जाता है तो क्या होगा, उसका जो दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट
टॉपिक है आपका दशमलव प्रसार के प्रकार व अनुमान। ठीक है, अब देखिए दशमलव के प्रसार कितने तरीके का होता है वो इसमें आपको बताया जाएगा। अभी तो आपने 2 तरीके के पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें आप पहला है आपका, देखिए रोचक बात यह है कि हम लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाए बिना भी अनुमान लगा सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 7 होगा या सदैव चलता रहेगा। ठीक है, देखिए बिना आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम हर के अभाज्य गुणनखंडों की सहायता लेते हैं। जो हर है, जो क्यू है इसमें, उसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड करने पर आप देखिए 3/20 पर विचार कीजिए। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, या अभाज्य गुणनखंड ये आता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, यदि अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, हम आपको शॉर्ट वीडियो में अभाज्य गुणनखंड बता देंगे। ठीक है, तो देखिए 3/20 है, 3/20 में मैं देखिए हर को क्या किया है, उसने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने क्या देखा है कि या तो अभाज्य जो हर है उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 × 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके की आपके अभाज्य गुणनखंड यदि आते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए इसको क्या किया है, अंश और हर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या है, नीचे क्या है, ये 100 जीरो वाली संख्याएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि 10 होगी या 100 होगी या 1000 होगी, 10,000 होगी। तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यदि इस तरीके का हर में यदि गुणनखंड आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, उसको जैसे 2 जीरो यहाँ से हटाया, पीछे से 2 संख्याएं गिनी और वहां पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देखिए हम 100 प्राप्त करने के लिए अंश व हर को 5 से गुणा करते हैं, किया था हमने 5 से गुणा, ये देखिए 5 से गुणा कर लिया। इस प्रकार हमें 0.15 प्राप्त होता है, जो कि 0.7 है। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि भाग करने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली हर का क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देख लेंगे वो 2 है या 5 है या 2 × 5 है। ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए अब आपको सोचिए और विचार कीजिए, P/Q एक दशमलव प्रसार निश्चित रूप से 7 होगा जब P का अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 अथवा 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, क्या आप क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके के 100 में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 100, 1000 जितने भी होगा, जैसे 10 हो गया है तो जीरो वाली जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, शून्य वाली संख्या उनको, और फिर क्या करेंगे, हम शून्य हटा के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं तो वो 7 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए देखिए इसने आंसर भी लिख रखा है आपका, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी स्थितियों में हम अंश और हर को उपयुक्त संख्या से गुणा करके हर को 100 के घातांक के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। 100 के घातांक के रूप में मतलब घात, मतलब जैसे 10 है, ठीक है, 100 है, ठीक है, और क्या है आपका 1000 है। ठीक है, 1000 है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 10 तो है घात 1 का, ठीक है, फिर 10 की घात 2 है तो इसका मतलब ये 100 हो गया, फिर 10 की घात 3 है तो ये क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनमें रूपांतरित कर सकते हैं, जब भी हर में या तो 2 हो या 5 हो अभाज्य गुणनखंड में, या ये दोनों हो। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए परिमेय संख्याओं का P/Q में, सॉरी परिमेय दशमलव का P/Q में रूपांतरण। अब देखिए, अब आपको क्या कर रखा है, अब आपको दशमलव के रूप में आपको संख्याएं दे रखी है और आपको उसको क्या करना है, P/Q के रूप में चेंज करना है। ठीक है, ये आपको उल्टा दे रखा है यहाँ पे और इसको समझाया गया है धीरे धीरे। तो इसमें कुछ स्थितियां हैं जो आपको दे रखी हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्थितियां हैं जो आपको दे रखी हैं। देखिए पहली स्थिति है आपकी 7 दशमलव की, जब दशमलव रूप क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है तो कैसे करना है, देखिए जैसे इसमें कि एक उदाहरण दिया हुआ है आपको, उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 में आपका क्या कर रखा है, 0.35 दे रखा है, 35 दे रखा है, इसको P/Q के रूप में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 2 संख्याएं हैं, इसलिए 0 आ गया। अब फिर इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका
तो ये तो आपका सिंपल सा है, ठीक है ना, कि आपको पॉइंट 7 के रूप में दे रखा है। देखिए आपने यहीं पे आपको देखिए 7 के रूप में दे रखा है, 7 दशमलव यदि आपको दे रखा है तो दशमलव हटा के आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक के आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका, देखिए आइए अब हम समझते हैं कि असात आवर्ती दशमलव संख्याओं को पी अपॉन क्यू में कैसे चेंज करते हैं। अब यदि आवर्ती मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको कैसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज करते हैं। तो स्थिति 2 शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है। एक शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के ठीक बाद एक अंकों की श्रृंखला की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो उसको कैसे चेंज करना है हमको, देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार इसी में देख लीजिए आप, फिर मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ। देखिए उदाहरण दे रखा है आपको 0.6 बार, देखिए बार लगा हुआ है, को पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज करना है। बार का मतलब वही 0.66666 ये चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चरण 1 करना है, जो भी आपको संख्या दी है उसको x मान लेना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान से देखिए 6 सिर्फ एक ही अंक है, ठीक है, अतः दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे, 10 की घात 1 मतलब 100, 10 से आप क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। ये देखिए 10 से गुणा कर रखा है आपको, 10 से गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है। अब आपको ये इसमें भी 10 का गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है, तो x को करेंगे तो 10x आएगा, ये देखिए 10x है, और ये आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको यदि हम 0.6 बार को 666 को, ठीक है, ये चलता रहता है, इसको यदि मैं 10 से गुणा करूँ, ठीक है, 10 से गुणा करूँ तो ये क्या हो गया, 6.6666 आएगा, तो ये आ जाएगा 6.6 बार, आ गया ना 6.6 बार। तो इसीलिए ये इसने क्या किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से गुणा करके ये लिख रखा है, ठीक है। अब चरण 3 में क्या करना है हमको, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाइए। अब 10x में से ये 10x में से ये वाला x घटाइए, ठीक है, ये देखिए इसने पूरा यहाँ पे घटा रखा है, ठीक है, और इस तरीके से इसमें से ये इसको घटा रखा है, ठीक है। दोनों दोनों चरण में आपको LHS जो बायां पक्ष है उसको बाएं पक्ष से घटाना है, और जो दायां पक्ष है उसको दाएं पक्ष से घटाना है। तो ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो ये 6 आएगा ओनली, ठीक है, ये वाला 6 आएगा, ठीक है। तो चरण 4 में आपको क्या करना है, देखिए 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, इसको आप सरल करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 9 को 6 के नीचे ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ 9 क्या है, x के गुणा में है, तो इसको जब इसका ट्रांसफर करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये 6/9 हो जाएगा, ठीक है। 6/9 को हम सरल करेंगे तो ये आएगा 2/3। तो जो इसको 2/3, अब ये आ गया परिमेय संख्या में, तो ये देखिए इसको हमने क्या किया, 0.6 बार को हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज कर लिया, और आंसर हमारा क्या है, 2/3 आया, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ आया, मैं इसको आपको कॉपी में बताती हूँ, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल हम इसमें से समझते हुए चलेंगे और फिर हम इसको कॉपी पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कॉपी पे समझते हैं।